नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा वो साइंटिफिक रिसर्च जिसके सहारे ना सिर्फ आप एक लंबी उम्र 100 प्लस तक जी सकते हैं बल्कि आप अपने शरीर को एनर्जेटिक रख सकते हैं और निरोग भी रख सकते हैं। हर एक इंसान हो या धरती का कोई भी जीव वो लंबे समय तक जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। पता है आपको क्यों? क्योंकि जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है उसी ने हमारे शरीर, हमारे डीएनए, हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो बीमारियों को खुद से ठीक कर सके और दूसरा वो लंबे समय तक जीने के लिए प्रोग्राम्ड है। पर इंसान अपनी कुछ लाइफस्टाइल की गलतियों के कारण और कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण वो मिस्टेक्स कर देता है जिसके कारण कि शरीर ना सिर्फ कमज़ोर होने लगता है बल्कि लंबी उम्र जीना असंभव हो जाता है। और इसका उल्टा भी सही है। अगर हम इन चीज़ों को मैनेज कर लें और कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम एक लंबी उम्र तक जी भी सकते हैं और हम दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या लंबी उम्र तक जीना इंसान के लिए संभव है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को पॉसिबल ही नहीं मानेंगे तो आप अपनी पूरी ताकत और एनर्जी इस बात को प्रूव करने में लगा देंगे कि ये बात क्यों असंभव है। और इसका नुकसान किसको होगा? सिर्फ आपको। इसलिए अपने लिमिटेशन के लिए कभी लड़ाई मत करिए। आप अगर देखेंगे सेंटिनल आइलैंड के रिपोर्ट को या फिर अगर आप देखते हैं ब्लू जोन को या फिर ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं जहां इंसान ने 100 प्लस ईयर तक आराम से जिया है, वो भी बिल्कुल स्वस्थ। तो डेफिनेटली ये चीज़ संभव है और ये चीज़ हमारे लिए भी संभव है, इंक्लूडिंग मी। दूसरी बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी। लंबी उम्र तक जीना हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो ज़िंदगी है ना, ये सिर्फ हमारी नहीं है। हम किसी की प्रार्थना है, किसी की इबादत है। हमें दुनिया में भेजा गया है एज अ मैसेंजर, क्योंकि हम किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस यूनिवर्स के लिए। और जब तक हम एक रोज़ बनते हैं, हम प्लांट बनते हैं और हमारा कमल खिलता है, जिसमें समय लगता है, और इसके तुरंत बाद अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए लंबा जीना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब इस बात को गहराई से समझते हैं कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो साइंटिफिक है और ऑब्री ग्रे की रिसर्च पर बेस्ड है। सबसे पहले उन्होंने रिसर्च किया कि आखिर क्या प्रोसेसेस होती हैं जो कि शरीर को बूढ़ा करती हैं, बीमार बनाती हैं और हमें जल्दी मरने के लिए विवश करती हैं, और इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उन मैकेनिज्म को। पहला मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखो, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है ना, वो ऊर्जा बनती है हमारे सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज टूटता है और फाइनल प्रोडक्ट है एटीपी, जो कि एनर्जी की करेंसी है। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारे साइटोप्लाज्म में, सेल में, और जो उसका प्रोडक्ट होता है वो जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस के अंदर, और वहाँ फिर से क्रेब्स साइकिल नाम का प्रोसेस होता है और जिसके कारण की एटीपी या एनर्जी रिलीज होती है। अब समझने वाली बात यह है कि इसके कारण फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ? उनको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल होता है, और चूंकि सारी चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं तो कई बार सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर देता है इलेक्ट्रॉन पाने के चक्कर में, और मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये हमारे मसल्स को, ब्रेन को, हर चीज़ को डैमेज कर सकता है। और इसके कारण, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, देखा गया है कि न्यूरॉन्स बड़ी जल्दी डैमेज होते हैं, हमारे डीएनए डैमेज हो जाते हैं। टीलोमरेज जो एंजाइम हम बाद में देखेंगे, जो हमारा टीलोमियर है, डीएनए का लास्ट का सेगमेंट, वो डैमेज हो जाता है और इसके कारण एज के बढ़ने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अभी के लिए इतना ही समझ लें कि हम फ्री रेडिकल्स का बनना तो रोक नहीं सकते, लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को रोका जा सकता है। कैसे, हम बाद में देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने ये देखा कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के आसपास और अंदर कुछ कचरा जमा होता है जो कि एजिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। तो एजिंग रोकने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम उस कचरे को ना जमा होने दें। देखो, ये कचरे दो तरह के हैं, एक है एमाइलॉइड प्रोटीन और दूसरे लाइपोफुस्चिन। एमाइलॉइड प्रोटीन में एमाइलॉइडोसिस की बात नहीं कर रहा, वो बीमारी जाके एक्सेस में एमाइलॉइड डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन एक नॉर्मल प्रोसेस भी है जहाँ की एमाइलॉइड एक कचरा है। क्या कचरा है? देखो, जो प्रोटीन है ना, वो एमिनो एसिड से बनता है और उसके बाद ये तुड़ता है, मुड़ता है, एक स्ट्रक्चर लेता है 3 डायमेंशनल। लेकिन जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेने में इसको गड़बड़ी हो गई तो एक ऐसा प्रोटीन बन जाता है जो किसी काम का नहीं है, जो कचरा बन जाता है। और ये चूंकि बड़ा प्रोटीन है तो एक्सक्रीट नहीं होता, ये हमारी कोशिकाओं के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। अगर मान लो ये जहाँ भी डिपॉजिट हो गया वहाँ की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है। अगर लीवर में जमा हो जाए तो लीवर सिरोसिस हो जाएगी। ब्रेन में जो आप अल्जाइमर्स डिजीज़ कहते हैं वो क्या है? प्लक का डिपोजिशन है।
या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हार्ट में डिपॉजिट हो सकता है, किडनी में डिपॉजिट हो सकता है, वहाँ का फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये हमें मृत्यु की तरफ भी धकेलता जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस एमाइलॉइड प्रोटीन को, सुनने में ये एमाइलॉइड है, स्टार्च की तरह है, बट नहीं, ये प्रोटीन का बना हुआ है। चूँकि रॉबर्ट वर्चो ने जब पहली बार इसे देखा था तो उन्हें लगा था, जब स्टेन करके देखा था, कि ये स्टार्च का बना है, लेकिन दरअसल ये है प्रोटीन्स। चलो अब इसे समझते हैं कि अगर इस बनने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए या स्लो कर दिया जाए तो हम अपनी उम्र को लंबा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिसको कि एजिंग पिगमेंट या केमिकल कहा जाता है, वो है लाइपोफुस्चिन। ये जो लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना हमारे शरीर में, वो भी हमें ऊर्जा देते हैं। उनका जब ऑक्सीडेशन होता है, वो जब जलते हैं, तो उसके कारण ये प्रोडक्ट बनता है। और ये हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसके सुसाइड ग्लैंड मतलब लाइसोसोम में डिपॉजिट हो जाता है। ये जितनी तेज़ी से डिपॉजिट होगा और जितना ज़्यादा होगा शरीर में, वो दर्शाता है कि इंसान उतनी जल्दी बूढ़ा होगा, उतनी जल्दी उसके मेंटल फंक्शंस डिक्लाइन होंगे, बॉडी के फंक्शंस कमज़ोर होंगे और उतनी जल्दी वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम लाइपोफुस्चिन और एमाइलॉइड प्रोटीन के रेट को, बनने के रेट को स्लो डाउन कर दें, डिपोजिशन के रेट को, क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं होते, एक बार बन गए तो शरीर में वहीं रह जाते हैं, तो डेफिनेटली हम एजिंग की प्रक्रिया को भी स्लो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जिसको कि आप जानते हैं वो है टेलोमरेज एंजाइम। देखो जो डीएनए है ना हमारा, यही हमारे लाइफ का बेसिस है और डीएनए प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है ना, जब एक कोशिका दो कोशिका बनती हैं तो डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, हमारे सारे जीन्स रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन इस रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए तो बन जाता है, लेकिन उसका जो टिप है ना वो छोटा हो जाता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास कोई शूलेस है या फिर नाड़ा है तो उसके एंड पे क्या होता है, कैप होता है। अब 1 से 2 आपने बनाया, तो अगर कैप छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, हर बार अगर सेल डिवाइड करेगी तो ये कैप छोटा होता जाएगा और अंत में खत्म हो जाएगा। मतलब कि सेल के डिवाइड करने की जो एबिलिटी है वो एबिलिटी कम हो जाएगी। और जब ये एबिलिटी कम हो जाएगी तो आप भी समझ सकते हैं कि शरीर बूढ़ा हो जाएगा, इसके रिपेयर की कैपेसिटी चली जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि टीलोमेयर जो होता है वो बन सकता है फिर से, और उसको बनाने का एंजाइम है टीलोमरेज। लेकिन इंसान की खान पान की गड़बड़ी और बहुत सारे रीजंस के कारण, मैं बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ये टीलोमरेज जो है ना, ये सही से हमारी बॉडी में रहता नहीं, इसका लेवल कम हो जाता है, इसका फंक्शन कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण कि डीएनए जो है वो अपने टीलोमेयर को नहीं कर पाती डुप्लीकेट, और डीएनए जो है वो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अब चलिए आते हैं, इन चीज़ों को हमने गहराई से समझ लिया, इसका सॉल्यूशन गहराई से देखिएगा, एकदम ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। देखो इसको हम कैसे हटा सकते हैं। ब्लू जोन में जो लोग रहते थे, जो लोग या 100+ ईयर से ज़्यादा जिए, उनके अंदर देखा गया कि वो लोग नेचर के ज़्यादा करीब रहते थे, मतलब प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करते थे। अब नेचर से क्या होता है समझने की कोशिश करिए। देखो नेचर कैसा है ना, नेचर प्योर है, और नेचर जब प्योर है तो उसके अंदर बहुत सारी हीलिंग एबिलिटी है। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ इंटरफेयर करोगे, चाहे खाने के सामान के रूप में या हवा के रूप में, उतना ही ज़्यादा हम बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम शरीर को कमज़ोर कर रहे हैं, एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। ये लोग खाली पैर चलते हैं, और खाली पैर चलने से हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। और मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होंगे तो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सेल का डैमेज नहीं होगा, मेमोरी का लॉस नहीं होगा, शरीर कमज़ोर नहीं होगा। जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं डैमेज हो रही हैं, हार्ट की, बॉडी की, न्यूरॉन्स की, वो नहीं डैमेज होंगी। इतना फ़ायदा मिल गया सिर्फ एक प्रोसेस से। दूसरा है सनलाइट। जो लोग नेचुरली सनलाइट में रहते हैं, इससे हमारे शरीर में पसीना चलता है। पसीना चलने के कारण ही बहुत सारे जितने हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं बॉडी में, वो शरीर में स्किन से बाहर निकल जाते हैं। आपको पता होगा स्किन को तीसरा किडनी कहा जाता है, लेकिन आजकल एसी में रहने के कारण, फैंसी लाइफस्टाइल के कारण लोगों का पसीना चलना ही बंद हो गया, और इसका नुकसान शरीर को झेलना पड़ता है। जो कचरा बाहर निकलना चाहिए वो हमारी कोशिकाओं में जमा होगा, सेल्स में, और जब जमा होगा तो शरीर को बूढ़ा करेगा। उसी तरह से सिबेशियस ग्लैंड भी हमारे स्किन पे है। इससे क्या हैवी मेटल्स और बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं हमारी स्किन के सहारे, और हमारा शरीर प्योर हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है।
इसलिए आप इसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं, खाली पैर चल सकते हैं और इसके कारण आपको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी चीज़ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है वो है कि हम नेचर में जब रहते हैं, पेड़ के नीचे आपको अच्छा फील होगा। देखा गया लोगों का डिप्रेशन गायब हो जाता है जब वो पार्क में बैठते हैं। इसका रीज़न है बायो एनर्जी, वो एनर्जी जो प्लांट की है और वो एनर्जी जो शरीर को हील करती है। देखा गया बायो एनर्जी जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमारे शरीर के प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है। इससे ना सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि हमारे शरीर की आयु भी बढ़ती है और एज भी रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो ये काम तो बहुत आसान है। मोबाइल फ़ोन इन सब को छोड़ के आप पार्क में बैठ सकते हैं, ट्री को हग कर सकते हैं और बायो एनर्जी का लाभ ले सकते हैं। वैसे भी हमारे आयुर्वेद में कहा गया है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी को बनाते हैं और बायो एनर्जी इन 5 को हमें पूरी तरह से देता है। खैर ये दूसरे वीडियो का टॉपिक है, इसको मैं ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा पॉइंट है क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस। दोस्तों हम सब इंसान में ना एक मूर्ख में एक विद्वान में डिफरेंस उसके ब्रेन का, उसके टैलेंट का, उसकी एनर्जी का नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ इसका है कि उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो ताकत है, जो खजाना है, क्या वो उसको एक्सेस कर पाता है या एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और ये डिसाइड करती है हमारे इमोशंस की क्वालिटी। देखो जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हो, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, क्या होता है आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता, खाना खाना अच्छा नहीं लगता, किसी का कॉल आया आपने काट दिया। आपने सोचा कभी क्यों? क्योंकि इस स्टेट में आपका एक ही मकसद होता है, जिंदा रहना, या यूं कहो जिंदगी से भागना। ये है नेगेटिव जो हमारे इमोशंस हैं उसका प्रभाव। इसका ठीक उल्टा पॉजिटिव इमोशंस में भी होता है। लेकिन नेगेटिव इमोशंस में एक और चीज़ होती है, इसमें हमारा कॉर्टिसोल एक्टिव हो जाता है और हमारा शरीर एक अनजाने से दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी करता है और इसके लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ती है। और जब ये एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप भी थोड़ी बायोलॉजी को समझ लीजिए कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, और जब भी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनेंगे बॉडी में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन डैमेज होंगे, न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, बॉडी डैमेज होगा और शरीर कमज़ोर होगा, है ना। शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो कहते हैं ना, वो भी इसी के कारण होना शुरू हो जाता है। और जो एमाइलॉइड डिपोजिशन मैंने बताया, लाइपोफुस्चिन, जो कचरा शरीर में बनना है, वो भी ज़्यादा बनता है इस स्टेट में। तो ज़रूरत किस बात की है? आप पॉजिटिव इमोशंस को लाएं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का रिसर्च ये भी कहता है कि जब भी आप पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, आपके अंदर जितने भी स्ट्रेस केमिकल्स हैं खत्म हो जाते हैं। उस स्टेट में आपके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हीलिंग की रिसोर्सेज हैं, चाहे वो अच्छा फील करने की रिसोर्सेज हैं या क्रिएटिविटी की हैं, ऑटोमेटिकली आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसलिए अगली बार ये नहीं कहना मेरा माइंड पावर कमज़ोर है, ये कहना कि मैं उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब पॉजिटिव इमोशंस को कैसे बढ़ाना है? डोपामिन को बढ़ाना है तो किसी काम को करो, किसी काम को कंप्लीट करो। ऑक्सीटोसिन लव केमिकल को थोड़ा सा बढ़ाना है तो किसी बच्चे को हग करो, ट्री को हग करो, पेट्स के साथ खेलो, किसी ऐसे आदमी के साथ खेलो जो कि आपको अच्छा लगता है, जो आपको एलिवेट करते हैं। सीरोटोनिन अगर अपने ब्रेन में बढ़ाना है तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करिए, प्रोबायोटिक लीजिए और बैलेंस डाइट को भी लीजिए। और इंडोर्फिन्स अगर अपने बॉडी में बढ़ाना है तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, या जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्राणायाम करते हैं तो इससे भी इंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। मेडिटेशन करने से सारे जो हैप्पीनेस केमिकल्स हैं ना, वो आपके ब्रेन में बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है ना जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। मैं चाहता हूँ आप सिंपल वॉक करें, सिंपल जंपिंग करें, जॉगिंग करें। पता है इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? आपकी जो ओल्ड कोशिकाएं हैं ना वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, और जब ये कोशिकाएं टूटेंगी तभी तो नई बनेंगी। देखो शरीर, मिठाई आप कब बनाओगे? अगर आप मान लो मिठाई बनाने वाले हो, जब इसकी डिमांड होगी, जब मिठाई खत्म होगी तब तो। उसी तरह से जब पुरानी कोशिकाएं रिप्लेस नहीं होंगी तो क्या आपका शरीर नया बनेगा, मजबूत बनेगा? नहीं। क्या वो हैंडल कर पाएगा स्ट्रेस को? नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपकी बॉडी में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कि आपके ब्रेन में स्ट्रेस के कारण, फ्री रेडिकल के कारण जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको फिर से रिपेयर कर देता है। और अंत में अगर आप चाहते हो कि ये सारे प्रोसेस, जो कचरा डिपॉजिट हो रहा है वो भी डिपॉजिट ना हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो, फ्री रेडिकल भी कम बने, मतलब आप एज को घटाना ही चाहते हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दें।
B12 सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, प्रोबायोटिक लीजिए, ऐसी चीज़ें जो आपको डाइजेस्ट ईजिली हो जाती हैं, प्लांट बेस्ड आइटम्स उनको ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, और तली हुई चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें इनको कम करना है या छोड़ देना है। मिल्क प्रोडक्ट्स भी हार्मफुल हैं, मैंने भी बहुत कम किया है, वो मेरी बॉडी से दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों को जब मैं सिखाता हूँ तो मैं भी सीखता हूँ, खुद को मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग होते हुए, तो ये वीडियो दरअसल मेरे लिए भी है। तो हमने क्या सीखा? हर एक इंसान का ये बर्थ राइट है कि वो लंबे समय तक जिए, और हमारी हार्ड वायरिंग इस चीज़ के लिए है, लेकिन हम अपने मिस्टेक्स के कारण, नॉलेज की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने फिर से देखा कि हमारे अंदर जो है टॉक्सिन्स और केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जो सेल्स की एजिंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। फिर हमने देखा कि फ्री रेडिकल को हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, और हमने ये भी देखा कि इसका सोल्यूशन क्या है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा मॉर्निंग की धूप लेना, एक्सरसाइज करना जिससे पसीना निकले और अंदर की क्लींजिंग हो। हमने फिर न्यूट्रिशन को भी देखा, अभी यही समझा कि प्लांट बेस्ड डाइट मैक्सिमम लेना है, मिल्क और तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ इंसाइट दिया होगा और आई ओपनर की तरह काम किया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के इन्फॉर्मेशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यूं ही बना रहे आपका प्यार, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।